नमस्कार, हिंद किसान की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज बात करेंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी किसान उत्पादक संगठन। सरकार देश में 10,000 एफपीओ बनाना चाहती है। उसका मकसद है कि जो किसानों के कलेक्टिव है वो संगठित होकर के एक अपना काम ठीक से करें, जिससे मार्केट का एक्सेस बढ़े, उनको टेक्नोलॉजी मिले, उनको जानकारी बढ़े। और सरकार इसके लिए 6,866 करोड़ रुपया भी खर्च करने को तैयार है। इसमें एफपीओज़ के लिए इक्विटी ग्रांट भी देने की सरकार का प्रावधान है। और जो सरकार ने गाइडलाइन बदली हैं उसमें एफपीओज़ को बनाने के लिए कई सारे नए प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि किसान एक जगह संगठित हों और उनको मार्केट का फ़ायदा मिले। और खेती किसानी के लिए असल में कहा जा रहा है कि नेक्स्ट बिग थिंग जिसे हम कहते हैं, उस तरीके से सरकार एफपीओज़ की तरफ देख रही है। ये जो छोटे किसानों के संगठन हैं, क्या वाकई ये स्कीम किसानों के लिए वरदान साबित होगी? क्या वाकई एफपीओज़ एक संजीवनी की तरह होगा जो हर जो समस्या है किसानों की उसमें हल हो जाएगी? या फिर ये किसानों की जो दिक्कतें हैं, एफपीओज़ में भी कुछ उनकी दिक्कतें होंगी, कैसे हल होंगी, नहीं होंगी, क्या स्थिति है, अभी तक के क्या अनुभव हैं, क्या किसानों को बाज़ार मिल पाएगा? तमाम सारे मुद्दे हैं एफपीओ से जुड़े हुए, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम के फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर रहे प्रवेश शर्मा जी, जो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और अब इस समय वो कामतान फार्म टेक प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। उन्होंने एक नया एक तरीके से किसानों के बीच में जाकर के काम शुरू किया है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं मध्य भारत कंसोर्शियम ऑफ एफपीओ लिमिटेड के सीईओ योगेश द्विवेदी जी। हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, उसके पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। जुलाई के दूसरे सप्ताह में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दिशा निर्देशों की एक बुकलेट जारी की। ये बुकलेट देश में किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ को लेकर थी। इसके मुताबिक देश में 10,000 एफपीओ बनाए जाने का लक्ष्य है। 5 साल के लिए एफपीओ को वित्तीय सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार इस योजना के लिए 6,866 करोड़ रुपए खर्च करेगी। फिलहाल एफपीओ की जिम्मेदारी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी एफएसी और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को दे दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी पर भी एफपीओ की जिम्मेदारी है। अगर एफपीओ मैदानी इलाके का है तो 300 किसानों की जरूरत है। पहाड़ी इलाके में 100 किसान की संख्या ही काफी है। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज संगठन का कामकाज देखेगी, उसी आधार पर रेटिंग दी जाएगी। कहा जा रहा है कि इस एफपीओ से छोटे और सीमांत किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी। एफपीओ उन्हें फसलों के लिए ट्रैक्टर, पंप सेट खरीदने के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए लोन दिलवाएगी। खाद, कीटनाशक, बीज, पाइपलाइन की आपूर्ति भी की जाएगी। ये एफपीओ सदस्य किसानों के कृषि उत्पादों की खरीदारी कर कृषि उत्पादों का भंडारण और पैकिंग का काम भी देखेंगी। कृषि उत्पादन की खरीदारी के बाद सीधे विपणन की तैयारी होगी। खेती की बेहतर तकनीक को बढ़ावा मिलेगा तो बाजार कीमतों और दूसरी सूचनाओं को लेकर नेटवर्क सेवाएं देने का काम भी किया जाएगा। लेकिन एफपीओ के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती बाजार उपलब्ध करवाने की है। मंडी के अलावा व्यापार के दूसरे रास्ते कहां से तलाशे जाएंगे? एक आशंका बिचौलियों को लेकर भी है। माना जा रहा है कि इनमें बिचौलियों की भूमिका बढ़ जाएगी। वही आशंका सीमित दायरे में ही कामकाज की भी है, क्योंकि छोटे एफपीओ नेशनल मार्केट में पहुंच बनाने के साथ प्रतिस्पर्धा में कैसे टिकेंगे? इसके चलते संरचनात्मक कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एफपीओ को इक्विटी ग्रांट फंडिंग के तहत 15 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की सरकारी सहायता का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। प्रवेश जी, मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा
कि एक तो आपका लंबा अनुभव है कृषि क्षेत्र में किसानों के बीच में काम करने का, और ये एसएफएसी को आपने 5 साल संभाला, और ये जो एफपीओज का कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने आया। सो ये जो 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, और जो एफपीओ के जरिए किसानों की बड़ी दिक्कतें हल करना या उनको एक बाज़ार तक जोड़ना, एक कनेक्ट जो है मार्केट तक ले जाने का, आपको क्या लगता है कि एक तो ये जो लक्ष्य है कितना व्यावहारिक है, और अभी तक के जो सरकार के कदम है या जो उन्होंने इसके लिए प्रावधान किए हैं वो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितने कारगर हैं? धन्यवाद हरवीर जी, आपने ये अवसर दिया, आपके प्रोग्राम में बुलाया, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। अगर हम ये देखें कि भारतीय किसान, विशेषकर जो लघु किसान है, जो हमारे वहाँ बहुतायत है, लगभग 80% किसान हमारे जो हैं उनकी जोत 5 एकड़ से कम है जी। उनकी 3 मुख्य समस्याएं हैं। पहली समस्या पूंजी निवेश, इन्वेस्टमेंट। हाँ। दूसरी समस्या उन्नत तकनीक तक पहुंच, टेक्नोलॉजी एक्सेस। और तीसरी समस्या बाजार का उपलब्ध होना, मार्केट एक्सेस। जितना छोटा किसान है उसकी ये तीनों समस्याएं उतनी ही विकट है। किसी भी किसान संगठन का जो मूल आधार या मूल उद्देश्य आप कह सकते हैं, वो इन छोटे छोटे किसानों को, जिनकी क्रय क्षमता कम है, जिनकी बाजार में बिल्कुल कोई, जिसे कहते हैं बार्गेनिंग पावर नहीं है जी। उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उनको एक सदस्य बनाकर उनकी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना, एक बेसिक मौलिक सिद्धांत किसी भी किसान संगठन का यही है जी। एफपीओ भी किसान जो कृषक उत्पादक संगठन है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जब एक किसान जाता है बीज लेने, खाद लेने या बाजार में अपना उत्पाद बेचने, तो उसकी जो क्षमता है मोल भाव करने की वो बहुत सीमित है। लेकिन अगर 500 या 1000 किसान को रिप्रेजेंट करने वाला एक संगठन बाजार में जाता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। ये अनुभव से देखा गया है पिछले दशक में कि जहां जहां किसानों ने संगठन में सदस्यता ली है, सबसे पहले जो उनके इनपुट के कॉस्ट है, जो वो खरीदता है बाजार से उत्पादन के पहले, बीज, खाद, रासायनिक, उसमें कम से कम 15 से 20% की कमी आती है। पूंजी निवेश, इन्वेस्टमेंट, तकनीक, टेक्नोलॉजी एक्सेस और बाजार तक पहुंचना, मार्केट एक्सेस, इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एफपीओ एक बहुत ही उपयुक्त साधन है। योगेश जी, 10,000 एफपीओ बनना कितना व्यावहारिक है, और जो एफपीओज के लिए अभी जो प्रावधान है वो इनको गठित करने के लिए कितना उसमें हमें कामयाबी मिल सकती है? जी, जैसा प्रवेश सर ने बताया है कि एफपीओज भारतवर्ष में एफपीओज के बिना, किसानों को संगठित किए हुए बिना, छोटे किसानों को अपनी खेती बचाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी कृषि को। तो एफपीओ तो समय की मांग है, और भारत सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने एफपीओ को लेकर के एक बड़ी प्लानिंग की हुई है। कुछ जो वर्तमान जो अभी योजना है उसके अंतर्गत उन्होंने लोन की कुछ व्यवस्था किया है, उन्होंने एफपीओ चलाने के लिए उसके प्रशासनिक व्यय की कुछ व्यवस्थाएं की है, और उसको चलाने के लिए एजेंसियां भी निर्धारित की हैं। लेकिन ये जरूर हमें, और जैसा कि सर ने बताया कि एफपीओ से जुड़ करके किसान, अभी जो हमारा अनुभव है, मैं पिछले 15 सालों से इसी एफपीओ के साथ काम कर रहा हूँ, प्राथमिक स्तर से लेकर के और अभी परिसंघ लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो लगभग औसतन मैं देखा हूँ कि प्रति किसान 15 से लेकर के 50,000 रुपए प्रति सीजन एफपीओ के सदस्य होने के नाते, उसको चाहे कृषि आदानों की सही भाव में मिलने की बात हो, चाहे उसको उत्पाद को बेचने की जो सहूलतें या सही बाजार मिलने में जो एफपीओ मदद करता है, तो औसतन 15 से लेकर के छोटा किसान और 50,000 तक हमारे किसान है जो हमारे साथ बीज और दूसरे काम करते हैं, उत्पादन में जुड़े हुए हैं। तो एक ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन जो संख्या है, और उस संख्या को लेकर के, और जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम केवल जो आय बढ़ाने की जो हम बात करें, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसमें अधोसंरचना विकास की जरूरत है। क्योंकि लोन जो अभी वर्तमान नीति है उसमें लोन में जो अभी रखा गया है कि 3%
लोन जो है वो उसमें छूट दी जाएगी और मोरेटोरियम 6 महीने से 2 साल की उन्होंने बात की है, पर ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो छोटे किसान हैं जिनमें पूंजी हमारे 500 1000 रुपए इकट्ठा करके उन्होंने 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो उतना पर्याप्त नहीं है। व्यवसाय में जैसे जब तक वैल्यू एडिंग हम नहीं करेंगे, जब तक हम मूल्य संवर्धन के जब उपाय हम नहीं देंगे, तब तक जो है आशातीत जो है मूल्य किसानों को नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा हमें जो किया गया है वो अच्छा कदम है, पर और थोड़ा हमें आगे करने की इसमें जरूरत है। ये परवेश जी, आप कृषि मंत्रालय में इतना लंबा रहे हैं और मध्य प्रदेश में आपने काफ़ी काम किया किसानों के मसलों से जुड़े जो ऑर्गेनाइजेशन सरकार के रहे हैं उसमें। ये बताइए कि हमारे पास एक कोऑपरेटिव का मॉडल रहा है, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर डिस्ट्रिक्ट यूनियन, फिर स्टेट फेडरेशन या नेशनल फेडरेशन का एक कॉन्सेप्ट वो रहा है। उसको लेकर के पिछले 50-60 साल में लोगों के बीच में जागृति भी रही है और ये सब संगठन बनते रहे। एफपीओ एक नया कॉन्सेप्ट है और इसमें शुरू में तो इसे कंपनीज की तरह से कंपनी एक्ट में बनाने की बात का प्रावधान था। पीछे इसमें चेंजेस किए गए कि आप उसको कोऑपरेटिव में बना सकते हैं, आप ट्रस्ट के रूप में बना सकते हैं, आप जो ये आपका सोसाइटीज एक्ट में बना सकते हैं। ये जो बदलाव हुए हैं तो ये इसको किस तरीके से अलग करते हैं दूसरे, जैसे अभी योगेश जी भी कह रहे थे कि जो सरकार मदद करती है उसमें जो इक्विटी ग्रांट फंड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ पैसे का मसले से कुछ लोग जुड़ते चले जाएं और इनको भी कोऑपरेटिव का जो एक काफ़ी बड़े हिस्से में देश में नाकाम मॉडल भी रहा है उस तरफ तो नहीं चला जाएगा ये? देखिए, एफपीओ आप कह सकते हैं जो एक जहां से शुरुआत हुई सहकारी समितियों की, कोऑपरेटिव्स की, ये उसका अगला पड़ाव है। एफपीओ में भी सिद्धांत सहकार का है, सहयोग का है जी, कोऑपरेशन का है, एक सदस्य एक वोट का है। तो आप ये कह सकते हैं कि एफपीओ एक नई पीढ़ी का कोऑपरेटिव है, न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव। और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो प्रोड्यूसर कंपनी का पूरा कानून है उसकी पहल किसने की थी? उसकी पहल डॉक्टर कुरियन ने, जो कि आप जानते हैं हमारे श्वेत क्रांति के हैं, जिन्होंने कोऑपरेटिव्स को पूरे जीवन बढ़ावा दिया। लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि कोऑपरेटिव्स चूंकि राज्य सरकारों के कानून के तहत गठित की जाती हैं और राज्य सरकारों का उसमें बहुत ज्यादा दखल देखने को मिल रहा है, सुपर सेशन हो रहा है, उसमें बाहर के लोग लाके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। तो उन्होंने यह प्रस्तावित किया तब उस समय जब पहली एनडीए की सरकार थी और संयोग से मैं उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ था और मैं उन बैठकों में भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला। जो प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का जो प्रावधान किया गया था जी, तो डॉक्टर कुरियन ने आदरणीय वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उनको कन्विंस किया कि ये प्रोड्यूसर कंपनी क्यों जरूरी है, सहकार की भावना को जागृत रखने के लिए। और इसीलिए प्रोड्यूसर कंपनी को एक राष्ट्रीय स्तर के कानून, जो सेंट्रल एक्ट है, कंपनीज एक्ट, उसमें उसको रखा गया, जिससे कि उसका जो पूरा नियंत्रण है, उसका रेगुलेशन है, वो थोड़ा पारदर्शी तरीके से हो सके। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा उत्तर तो किसानों ने दिया है। अगर आज किसान किसी संगठन, किसान संगठन की जब सदस्यता की बात होती है तो उसका पहला प्रेफरेंस जो है वो प्रोड्यूसर कंपनी है। अर्थात किसान प्रोड्यूसर कंपनी को एक बेहतर माध्यम मानता है अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। और जैसे उदाहरण आपके सामने देश बैठे हुए हैं, इन्होंने 15 साल से एक राज्य स्तरीय कंसोर्शियम प्रोड्यूसर कंपनीज का बनाया है। 100 से अधिक इनके सदस्य कंपनियां हैं और इन्होंने उपार्जन किया है 150-200 करोड़ टर्नओवर जो है। तो ये जो आप लोगों ने कंसोर्शियम की शुरुआत की कि एफपीओज को इकट्ठा करके फिर उसका टर्नओवर बढ़ जाएगा, आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी और आप मार्केट तक पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे। उसी कॉन्सेप्ट में अभी कितनी कामयाबी आपको मिल पा रही है यहाँ पर?
देखिए, अभी जैसा कि सर बता रहे थे, इनफैक्ट हमने शुरुआत तो उद्देश्य यही है कि इस तरह के संघ बना करके कैसे हमारे सदस्य एफपीओज को हम मदद पहुंचा पाए, उसके दिशा पे ही हमने प्रयास किए। जैसे बीज को लेकर के हमने हमारे ज्यादातर एफपीओ छोटे जो रिमोट एरिया में बीज उत्पादन का काम करते थे, उसके लिए हमने एक क्षेत्रीय स्तर पे इस तरह बीज प्रसंस्करण की हमने 20,000 कुंटल का मंडी बोर्ड से हमने एक वेयर हाउस लेके और हमने स्थापना की। तो हमारे कई सारे सदस्य जो किसान उत्पादक संस्थाएं हैं, वो आकर के वहां संग्रहण करती हैं और वहां पे अपना बीज का बनाने का कार्य करती हैं। तो ये कार्य कुछ स्तर पे हम लोगों ने कुछ सफलताएं पाई बीज के क्षेत्र पे हमने। लेकिन अभी अगला जो चरण है, जो खेती में जैसे गेहूं है, दालें हैं, इसको लेकर के प्रसंस्करण की सुविधाएं जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें जो अभी वर्तमान जो आधुनिक जो मशीनें हैं, उनकी लागत 3 से 4 करोड़ है, हर एफपीओ कर नहीं सकता है। तो हमारा जो मॉडल है कि हम क्षेत्रीय स्तर पे इस तरह के जो बड़ी टेक्नोलॉजी और जो बड़े इन्वेस्टमेंट है, वो हम लोग उसको मोबिलाइज करें, और उसमें हमारा फेडरेशन का जो है रोल महत्वपूर्ण है। और अगला जो हमारा टारगेट है, जो हम करना चाहते हैं, किस तरह के प्रसंस्करण सुविधाएं, संग्रहण सुविधाएं हम क्षेत्रीय स्तर पे बनाएं, ताकि हमारी जो एफपीओज है वो वहां पे उस तरह की सुविधाएं लेकर के और मूल्य वर्धन करें और अपने किसानों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो भाव और मूल्य प्रदान कर सके। ये परवेश जी, जैसे अभी योगेश कह रहे थे कि हमारे पास संसाधनों का एक संकट रहता है, क्योंकि जो सफल कोऑपरेटिव हैं उसमें आपने सही कहा कि जो किसानों की सहकारिता की भावना है उसी में वो कामयाब हुई हैं। अब उसमें ये है क्योंकि उनके पास एक जो सही मायने में कोऑपरेटिव है, जहाँ ऑटोनॉमी है, जहाँ वो पूरी उस भावना के साथ काम करते हैं और वहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट के उन्होंने जिम्मा सौंपा, उनके पास संसाधन भी हैं और हमारे पास कुछ ब्राइट स्पॉट्स हैं जो बड़ी कंपनियों की तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ को भी कंपटीशन दिया है, इसलिए क्योंकि उनके पास संसाधन है, उनको प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एक छोटा एफपीओ जिसमें 100 किसान है या 500 किसान है, वो कैसे ये जो स्ट्रक्चरल इशू है इस जिंक्स को कैसे तोड़ पाएगा। और एक सवाल और मैं इसमें करूंगा आपसे कि ये एफपीओस मध्य प्रदेश और हमारे जो पश्चिमी हिस्सा है देश का, वहाँ पर तो कारगर हैं, बाकी जो उत्तर के राज्य हैं या पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पर ये एफपीओ की क्रांति उस तरीके से नहीं आ पाई और उस तरह से ये जो एक एंटरप्रेन्योरशिप है किसानों के बीच में, वो सामने नहीं दिखती है। जी प्रवेश जी। तो आपके दोनों सवाल को मैं संक्षिप्त में कोशिश करता देने का। पहला तो ये कि एक जो हम कह सकते हैं सस्टेनेबल एफपीओ, एक ऐसी संस्था जो निरंतर अपने सदस्यों की सेवा कर सके, उसमें कम से कम 700 और अधिकतम सीमा भी है, अधिकतम 1500। हमने ये प्रयोग करके और अनुभव करके देखा कि बहुत छोटे, अगर आप 100-200 लोगों के एफपीओ बनाएंगे वो नहीं चल सकते, उसमें वायबिलिटी नहीं आ सकती। और अगर आप बहुत बड़े एफपीओ बनाएंगे तो उनका जो संचालन है वो भी संभव नहीं है। तो आप देखिए कि जितने जो सफल एफपीओ हैं उनमें 800,000 का एक औसत सदस्य संख्या है, जिसमें आपको कम से कम 2,500 से 3,000 एकड़ जमीन का एक समूह मिलता है, उत्पादन एक आपको अच्छे स्तर का मिलता है, उनकी जो क्रय शक्ति है वो बाजार में देखने को मिलती है, और इस प्रकार के इस समय आज मैं कहूँगा सैकड़ों एफपीओ है। तो जो हमने पहली नियमावली बनाई थी उसमें हमने ये स्पष्ट किया था कि एक्टी ग्रांट एफपीओस को मिलना चाहिए जिनकी न्यूनतम सदस्यता 500 हो। 500 से कम में सवाल ही नहीं उठता। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि केवल पैसे के लिए लोग जुड़ेंगे, तो वो संभव है अगर आप बहुत उसका जो थ्रेशोल्ड बहुत नीचे रखेंगे। और मुझे आशा है कि नई गाइडलाइंस में भी इस अनुभव का जो है इसको दृष्टिगत रखते हुए ही फैसला किया जाएगा। जहां तक आपने बताया कि जो एफपीओस का एक आप कह सकते हैं केंद्रीकरण पश्चिमी भाग देश में, मैं कहूँगा आज ऐसी स्थिति नहीं है। अगर आज देश में लगभग 6,000 रजिस्टर्ड एफपीओस हैं, तो पूर्व के राज्यों में भी अच्छी बड़ी संख्या में इस हमको संगठन की अब प्रेजेंस मिलती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में एफपीओस आपको मिलेंगे।
और वो तो SFAC में जब हम थे तो हमने विशेष रूप से उत्तर पूर्व राज्यों को इसमें और उनके से, और देखिए जहां जितना छोटा किसान है उतना ही उसका FPO के प्रति जो है आकर्षण है, क्योंकि उसको अपनी समस्याओं का वहां पर कुछ निदान दिखता है। जो बहुत बड़े बड़े किसान हैं वो कभी FPO की तरफ आकर्षित नहीं होते, क्योंकि उनकी समस्याएं तो वैसे ही वो हल कर सकते हैं। या जहां पर सरकार बहुत दखल और पहल करती है कृषि में, जैसे पंजाब या हरियाणा में आपको FPOs बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वहां पर लगभग 100% उपार्जन दोनों फसलों का हो जाता है, इसलिए किसानों को बहुत आकर्षण नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज 300-350 FPO है, बिहार में 250-300 FPO है। हाँ, ये सही है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसमें संख्या और ज्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नया प्रोजेक्ट आया है, इसमें विशेष रूप से उत्तरी राज्यों पर इसको केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ की जो बाकी अधोसंरचना कमजोर है, वहाँ बाजार कमजोर है, वहाँ पे हमारे सप्लाई चेन्स कमजोर है, वहाँ FPO का और अधिक उपयोगिता होगी, आपको जो आप पश्चिम और दक्षिण की तुलना कर रहे हैं उनकी बनिस्बत। तो ये योगेश जी, जो आपके जो सहयोगी हैं इसमें, जो FPOs का कंसोर्शियम है, उसमें जो टर्नओवर का औसत आकार क्या है? क्योंकि मैंने जो देखा है कि बहुत सारे टर्नओवर जो FPOs हैं, और एक तो जो नाबार्ड का जो नव किसान है उसके तहत ये लोग इनको संगठित करते हैं, और इधर SFAC करता है, तो ये उसमें टर्नओवर बहुत छोटे हैं। जी, अभी औसतन तो टर्नओवर तो अगर देखेंगे कि 15 लाख से लेकर के और 10 करोड़ तक है। हमारे मध्य प्रदेश के केस में बात करूं, औसतन जो है तो 10 से 12 करोड़ वाली भी FPOs है, जिसमें करीब 6000 किसान और इस तरह जुड़े हैं। इस तरह बड़े FPO भी हैं, और जो कि काफी पुराने FPO है यहाँ पे, जो कि मध्य प्रदेश से ही इसकी शुरुआत हुई थी बेसिकली। और छोटे FPO भी, जैसे आपने बताया कि नाबार्ड का जो मॉडल था वो वहाँ पे इनिशियली बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे कम 3 लाख रुपए और इस तरह से एक साल में दिए जाते थे, और उसमें से FPO बनाए, तो उसमें थोड़ा सा उस तरह के प्रोफेशनल जो असिस्टेंस की बात है। पूरा मॉडल आपको ध्यान रखना होगा कि पूरा मॉडल जो ये बोलता है कि ये जो है प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनमें प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग आए, जो किसानों को, जो उत्पादक है उनको, उनके जो वैल्यू एडिंग और उनको एक प्रोफेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएं, ताकि वो बाजार से बेहतर उनका सामंजस्य हो करके और वो नेगोशिएट करके ले। तो अगर वहीं पे हम कंप्रोमाइज कर लेंगे वहीं पे, तो वो स्वाभाविक रूप से FPO अच्छा काम नहीं करेगी। फिर भी ओवरऑल अभी मध्य प्रदेश में लगभग 300 करोड़ का अगर हमारी जो FPOs है उनका व्यवसाय है, वार्षिक व्यवसाय है, और जो कि 25 लाख से लेकर के और करीब 12 करोड़ तक है। मध्य भारत में हम लोगों ने 150 करोड़ का व्यवसाय किया सभी ने मिल करके। तो ये है, चुनौतियां है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले अपने चर्चा में बताया था कि जो वैल्यू एडिशन और इसके लिए छोटे किसी, चूंकि पूंजी नहीं है, क्योंकि व्यवसाय जी, ये जो अभी योगेश जी कह रहे हैं, मैं आपसे एक फाइनल कमेंट चाहूँगा। 2 चीज़ें हैं, एक तो SFAC में आपके सामने इतना काम हुआ और उधर नाबार्ड को जिम्मा दिया है। आपको लगता है कि ये जो संगठन है उनको जिम्मा दे दें, वो FPOs बनवा देंगे? FPO कोई, जब तक किसानों के अंदर खुद की भावनाएं नहीं होंगी, खुद वो जुड़ना नहीं चाहेंगे, और एक चलन में बात आती है कि किसान हर चीज़ रिटेल में खरीदता है और होलसेल में बेचता है, तो होलसेल में उसको सस्ता बेचना पड़ता है, खरीदना उसको महंगा पड़ता है। तो ये जो FPO का कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को तोड़ने के लिए FPO की बात आती है। लेकिन जब तक संसाधनों का मसला हल नहीं होगा, दूसरे ये है कि हम किसानों को प्रेरित नहीं करेंगे, जो कि आपने कहा कि जो पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ के किसानों को बाज़ार पहुँच पहले से उपलब्ध है, और इनका तरीका काम का, थोड़ा खेती का अलग तरीके की यहाँ पे इनकी जोत का और उत्पादन का एक सिलसिला है, तो वो बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता। आप एक फाइनली इस पे एक कमेंट ज़रा बताएं इन मसलों को हल करने का। परवेश जी। मैं योगेश की इस बात का बिल्कुल पक्षधर हूँ कि जो मूल एक मंत्र है FPO को सफल बनाने का, वो है उनको समय पर पूंजी उपलब्ध कराना जी। अगर FPO के पास पूंजी होगी तो निश्चित ही वो अपने लिए कोई ना कोई पहल करके बाजार ढूंढ लेगा, तकनीक ढूंढ लेगा, जो सही उसको बीज या खाद या जो भी उसको चयन करना है वो कर सकता है। आज अगर FPOs अपनी पूरी क्षमता पर 100% स्तर पे नहीं काम कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है पूंजी का अभाव। उनमें ना तो
मैं समझता हूँ जोश की कमी है, ना जी। क्षमता की कमी है। अगर कमी है तो वो है, तो इसमें तो सबसे पहली चीज तो ये है कि पूंजी। समय पर और सही दाम की जो एक ऋण व्यवस्था है वो इनके लिए करनी पड़ेगी। ये सो नंबर वन ये मैं कहूँगा। दूसरा, समय का थोड़ा सा अभाव है, हमारा समय समाप्त हो रहा है। आप दोनों ने परवेश जी और योगेश जी, आप लोगों ने हमें बहुत ही कीमती बातें समय में अपनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई एफपीओज़ के बारे में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि जो ये एक कॉन्सेप्ट है एफपीओ का, वो कोऑपरेटिव का ही एक अगला चरण है, जिसे न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव की तरह से हम लोग बताते हैं। उनको संसाधन चाहिए, उनको एक्सपर्टीज चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि किसानों को खुद आगे आना होगा। सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, अभी सरकार को एफपीओ का जो विचार है उसको कामयाब करने के लिए अभी संसाधन भी देने होंगे, उनको और ज़्यादा लिबर्टी देनी होगी, और किसानों को इसके लिए ज़्यादा प्रेरित करना होगा। मेरे ख्याल से इस पूरे मसले को हम समझा पाएँ अपने दर्शकों को अच्छी तरीके से, और हम यही इस कार्यक्रम को आज समाप्त करते हैं। अगले अंक में हिंद किसान की बात में एक नए मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया।